हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं द रेड ट्रैप का अगला सेक्शन। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. इतनी ज्यादा यहाँ एक जमाने में प्रोडक्शन हुआ करता था लोहे का कि गर्मियों में जब पास की नहर में पानी बहता था तो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा कच्चा माल यानी लोहा यहाँ मिल में लेके आते थे और माल बनने के बाद वापस उन जहाजों पे लोहे का सामान लदने के बाद उन जहाजों के माध्यम से कैनाल से वापस जाता था। और सर्दियों में जब बर्फ जम जाती थी, जब नदी कैनाल चालू नहीं होती थी, उस समय बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर कोयला सामान यहां आता था, यानी कि यहां बहुत सारा काम चलता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron यानी कच्चा लोहा, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ऐसी ही एक शाम की समय की बात है, क्रिसमस से जस्ट पहले, जब लोहार यानी कि जो उस्ताद लोहार था, मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो और उसका हेल्पर लोहे की भट्टी के पास बैठे हुए थे कि कच्चा लोहा यानी पिग आयरन एक बार मेल्ट हो जाए तो उसे वो एनविल पे लेके आए। एनविल बोलते हैं वो जगह जहां लोहे को पीट कर एक आकार दिया जाता है। तो वो दोनों लोहे के पिघलने का इंतजार कर रहे थे भट्टी के पास। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Perspiration यानी पसीना। Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और यदा कदा थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनों में से कभी उस्ताद कभी उसका चेला उठ कर लोहे की रॉड से उस आग को यानी उन कोयलों को उस भट्टी में जलाने की कोशिश करते थे ताकि आग कम ना पड़े। और जब कुछ क्षणों बाद वो लौट के आते थे तो पसीने से तरबतर हो जाते थे, यानी सर्दी के मौसम में क्रिसमस के पास भी इतनी ज्यादा गर्मी उस भट्टी के पास हुआ करती थी। The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboy shoveled the charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. और बड़ी बेलोज धौकनी की आवाजें वहां से आती थी, कोयले की जलने की आवाजें, और वो लड़का बड़े से उस शोवल से, फावड़े से बहुत सारा चारकोल, लकड़ी का जो कोयला होता है, वो भट्टी के मुंह में डालता था और जैसे ही कोयला उसमें पड़ता था धड़ाम की धक की आवाज उसमें से आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड द शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof. बाहर तेज बारिश होती थी, उसकी आवाजें आ रही थी, और कहीं पानी का झरना भी था जिसकी आवाज आ रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. इन्हीं सब शोरगुल की वजह से ही शायद उस लोहार को यह ध्यान नहीं पड़ा कि कब किसी ने उस कारखाने का दरवाजा खोला और वहां भट्टी के नजदीक आके खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. अब निश्चित रूप से सर्दियों में आमतौर पे जब दूर से ही इस भट्टी में आग जलती दिखाई पड़ती होगी तो बहुत सारे ऐसे घुमक्कड़ फकीर लोग, भिखारी लोग यहां रात को शरण लेने के लिए आ जाया करते होंगे। तो उनमें से ये भी एक ऐसा ही वाकया था। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of this type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो ब्लैकस्मिथ ने इस गरीब रैट ट्रैप सेलर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये भी उन गरीबों की तरह ही फटे पुराने कपड़ों में था, लंबी सी इसकी दाढ़ी थी और इसके गले में खूब सारे रैट ट्रैप्स, चूहेदानियां लटक रही थी। तो ब्लैकस्मिथ ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent
without honoring him with a single word. इस भिखारी ने रुकने की परमिशन मांगी और लोहार ने बड़े गर्व के साथ बिना कुछ कहे ही सिर हिला के इशारा किया जैसे रात को रुकने की परमिशन दे दी बिना कुछ कहे. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. तो ये भिखारी भी, ये रैट ट्रैप सेलर भी वहां बातचीत करने तो वैसे भी नहीं आया था. तो जैसे ही इसे परमिशन मिली, इसने वहीं रात रुकने का फैसला कर लिया. इसने परवाह नहीं की कि ब्लैकस्मिथ ने इससे बात की या नहीं की. In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see the work was done as well as possible. उन दिनों में इस रैम्सो आयरन वर्क्स का जो मालिक था वो एक बहुत ही प्रमुख गणमान्य लोहार था. उसका एक ही एम्बिशन, एक ही महत्वाकांक्षा थी, उसका एक ही सपना था कि उसके यहां से जाने वाला लोहा एक नंबर का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए. और इसीलिए अपने काम की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो सुबह और शाम 2 बार यहां इंस्पेक्शन के लिए चक्कर लगाने आता था. At this very moment, he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो आज भी शाम के समय ये मालिक यहां यही देखने आया था, क्वालिटी चेक करने आया था अपने माल की. तो सबसे पहले इसकी नजर पड़ी इस भिखारी पे जो भट्टी के इतना नजदीक सो रहा था कि भट्टी की गर्मी की वजह से उसके भीगे कपड़ों में से स्टीम, भाप निकल रही थी. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. जिस तरह से लोहार ने इस भिखारी पे ध्यान नहीं दिया, सेठ ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि वो इसके पास आया, इसको और नजदीक से ध्यान से देखने के लिए उसने अपनी हैट को हटाया और इसे ध्यान से देखा. But of course, it is you, Niels Olof, he said. How do you look? The man with the rat traps had never before seen their own master at Ramsau and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. नजदीक से देखने के तुरंत बाद ही उस सेठ ने एकदम से कहा, अरे नील्स ओलॉफ, ये तुम हो? ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया है, देखो तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो. भिखारी भी, चूहेदानी बेचने वाला भी समझ गया था कि इसे शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं बताया. उसे लगा कि अगर इसे लग रहा है कि मैं ऐसा कोई ओल्ड एक्वेंटेंस, पुरानी जान पहचान का व्यक्ति हूं, तो उल्टा बढ़िया है. हो सकता है मुझे इसी बहाने तरस खा के कुछ क्रोनर्स भी ये दे दे. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो उसने भी अपने आप की पहचान बताने की कोशिश नहीं की. उसने इसे धोखे में रखा और कहा कि हाँ, ईश्वर जानता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ है. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it would never have happened. तो उस सेठ ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से, आर्मी से रिजाइन करना ही नहीं चाहिए था. अगर मैं आर्मी में होता उस समय तो निश्चित रूप से तुम्हें मैं इस्तीफा देने नहीं देता और तुम्हारा ये हाल भी नहीं होता. Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो. एक पुराने फौजी साथी के रूप में सेठ के घर जाना, ये प्रस्ताव इस चूहेदानी बेचने वाले को अच्छा नहीं लगा. इसे ये विचार पसंद नहीं आया. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. तो एकदम से वो चौंक गया. उसने कहा, नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगा. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. एकदम से उसे विचार आया उस 30 kroner का जो उसने रास्ते में चुराए थे. और अब इस सेठ के घर जाने का मतलब है कि वो अपने आप को शेर की मांद में
डाल रहा है, तो मौत के सामने जाना हो गया, इसलिए वो तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी चोरी वहां पकड़ी जा सकती है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. केवल वो ये चाहता था कि रात वहां शांति से गुजारे और सुबह अपने रास्ते निकल पड़े, जबकि सेठ को ये लगा था कि ये फटे पुराने हाल में है बेचारा, मेरा पुराना फौज का साथी है, इसे अपनी खस्ता हालत पे शर्म महसूस हो रही है और इसीलिए ये मेरे घर चलने से मना कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. तो उसने कहा, देखो देखो, मेरा घर इतना शानदार भी नहीं कि तुम्हें मेरे घर चलने में शर्म महसूस हो। ऐसा मत करो, तुमने तो सुना ही होगा कि मेरी पत्नी एलिजाबेथ मर चुकी है, मेरे बेटे विदेश में रहते हैं, मैं इस घर में अकेला अपनी बेटी के साथ रहता हूं, तो तुम प्लीज मेरे घर चलो। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो हम सोच ही रहे थे कि कितना बुरा हो रहा है कि क्रिसमस के मौके पे हमारे यहाँ कोई मेहमान भी नहीं है। अब तुम मिल गए हो तो तुम हमारे घर चलो, हमारे गेस्ट बनो, और जो हमने खाना बनाया है, जो स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, उसे खाने में हमारी फटाफट मदद करो ताकि वो खाना जल्दी से हम मिलके खत्म कर सके। उसने मजाक किया। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. It looks as though Captain Wonsdale preferred to stay with you tonight, Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. लेकिन बार बार कहने के बावजूद चूहेदानी वाला भिखारी मना करता रहा। आखिरकार इस सेठ को लगा, आयरन मास्टर को लगा कि उसे हार माननी पड़ेगी, ये चलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो उसने अपने लोहार से, अपने उस कारीगर से कहा कि ऐसा लगता है स्टर्म कि कैप्टन साहब यहीं रुकना चाहते हैं, और ये कह के वो वहां से निकल गया। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. लेकिन जाते जाते वो मुस्कुरा के गया, तो उसके मुस्कुराने से ही उसका कारीगर ब्लैकस्मिथ लोहार समझ गया कि सेठ एक्चुअली में हार नहीं मान रहा है, ये जा तो रहा है पर ये कुछ न कुछ कोशिश करेगा दोबारा ऐसे ले जाने के लिए। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. आधा घंटा भी नहीं बीता था कि फिर से एक गाड़ी की बाहर रुकने की आवाज आई। इस बार वो लोहार सेठ खुद नहीं था, बल्कि उसने अपनी बेटी को भेजा था, ये सोचकर कि उसकी बेटी ज्यादा अच्छे से अपने उस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड को समझा पाएगी घर ले जाने के लिए। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वो जैसे ही अंदर आई, उसके पीछे पीछे उसका एक नौकर आया जिसके हाथ में बड़ा सा एक फर का कोट था शानदार। वो सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को काफी अच्छे से तैयार कर रखा था और थोड़ी सी वो शर्मा भी रही थी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. In the iron and the charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. यहाँ कारखाने में सब कुछ पहले जैसा ही था। वो लोहार और उसका चेला दोनों इंतजार कर रहे थे लोहे के पिघलने का। भट्टी लोहे की जल रही थी, उसमें से आवाज, धौकनी की आवाजें आ रही थी। पास में ही भट्टी के बिल्कुल नजदीक में ये चूहेदानी बेचने वाला एक लोहे के टुकड़े को सिरहाना बना के लेटा हुआ था ताकि इसे गर्मी महसूस हो सके, ठंड से ही अपने आप को बचा सके। और इसने अपने चेहरे पे एक हैट भी रख रखी थी ताकि इसे रोशनी से इसकी नींद डिस्टर्ब न हो। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened.
जैसे ही उस लड़की ने इस रैट ट्रैप सेलर को देखा, वो फटाक से इसके पास आई और एकदम से उसने इसकी हैट को उसके चेहरे से हटाया। ऐसा लगता था कि रैट ट्रैप सेलर अपनी एक आंख खोलकर ही सोने का आदी था, यानी उसकी नींद बहुत कच्ची थी। तो एकदम से वो चौंक गया, घबरा के एकदम से खड़ा हो गया, बैठ गया वो। My name is Edla Wilbanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. जैसे ही घबराया, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्बैंसन है, कैप्टन। मैंने अपने पिता से परमिशन ली है यहाँ आने के लिए। मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आई हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपका बहुत बुरा समय चल रहा है। उसकी आंखों में सद्भावना थी, प्रेम था, सम्मान था, और उसने महसूस किया कि ये आदमी बहुत डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly. वो इतना डरा हुआ लग रहा था कि मानो या तो वो कोई चोरी करके आया हो या फिर किसी जेल से भाग के आया हो। तो उसका डर महसूस करते ही इस लड़की ने, एडला विल्बैंसन ने उसे कहा, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो उस लड़की ने कहा कि कैप्टन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिस तरह से आप मेरे घर चलने को स्वतंत्र है, उसी प्रकार आप हमारे घर से जाने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। आपकी जब मर्जी वापस चले जाना, हम आपको जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। हम केवल ये चाहते हैं कि केवल क्रिसमस ईव हमारे साथ आप स्पेंड करें। और उसने ये सब इतने दोस्ताना तरीके से कहा कि इस चूहेदानी वाली को मानो उस पर विश्वास हो गया, भरोसा जम गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out of the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी वजह से इतना परेशान हो जाएंगी मिस। मैं निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगा। ये कहकर उसने उस फर कोट को स्वीकार किया जो नौकर ने उसे बहुत ही सर झुका के पेश किया। उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पे डाल के ये बड़े गर्व के साथ वहां से बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त रैट ट्रैप सेलर ने एक बार भी लुहार और उसके चेले की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money, he thought. Now I'm sitting in a trap and will never get out of it. रास्ते में घर जाते वक्त वो बार बार उसे बहुत बुरे विचार आ रहे थे। उसे लग रहा था कि मैंने क्यों इसके घर जाने की हाँ भर दी, क्यों मैंने उसके पैसे चुराए 30 क्रोनर, और क्यों मैं इस जाल में फंस गया हूं। और मुझे लगता है कि मैं अब इस रैट ट्रैप से, इस जाल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, जो चूहेदानी का जाल मैंने खुद चुना है पैसे चुरा के। सो स्टूडेंट, यहां हम रुकेंगे और इसका फाइनल पार्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।